बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। भारतीय स्वाधीनता संग्राम की जब भी बात होगी सुभाष चंद्र बोस का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। आजाद हिंद फौज के गठन से लेकर म्यांमार में तुम मुझे खून दो का नारा देने वाले नेताजी आजीवन देश की आजादी के लिए संघर्ष करते रहे। काबिल इतने कि सिविल सर्विस की परीक्षा में चौथी रैंक हासिल की, लेकिन देश सेवा के लिए इस पद की बलि चढ़ा दी। क्रांतिकारियों से संपर्क साधने के लिए रेडियो स्टेशन बनाया। सिंगापुर में हथियारों से लैस आर्मी बनाई जिसे तमाम देशों ने मान्यता दी। महिला ब्रिगेड भी इस आर्मी का हिस्सा थी। नेताजी ने पूर्वी एशिया में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन कुछ राजनीतिक हस्तियों ने उन पर नाजीवादी ताकतों से सांठगांठ करने का आरोप भी उन पर मढ़ दिया। 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना हुई, जिसके बाद वो लापता हो गए। उनकी मौत और जिंदा होने को लेकर तमाम दावे गढ़े जाते हैं, लेकिन अब तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। नेताजी की व्यक्तित्व और निजी जिंदगी किसी रहस्य से कम नहीं है। इनमें तमाम उतार चढ़ाव और हैरान कर देने वाली घटनाएं आपको देखने मिलेंगी। इनमें से तमाम बातें किताबों में भी दर्ज हैं। उन्हीं किताबों के पन्नों में दर्ज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक अनूठी प्रेम कहानी भी है, जिसके बारे में बेहद कम लोग ही जानते हैं। आज उनकी 128वीं जयंती है। इस मौके पर बात करते हैं नेताजी की उस प्रेम कहानी की जिसे उन्होंने ताउम्र दुनिया से छिपाए रखा। 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में बंगाली परिवार में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। पिता का नाम जानकी दास बोस, जो कि जाने माने वकील थे, जबकि मां प्रभावती देवी साधारण गृहिणी थी। 14 भाई बहनों में सुभाष बाबू 9वें नंबर के संतान थे। सुभाष बाबू पढ़ने लिखने में मेधावी थे। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में उन्होंने चौथा रैंक प्राप्त किया था, लेकिन मुल्क की आजादी के लिए उन्होंने नौकरी नहीं की। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान की बात है। फरवरी 1932 में जेल में बंद नेताजी की तबीयत बिगड़ने लगी थी। तब अंग्रेजों ने इलाज के लिए उनको यूरोप भेजने की परमिशन दी, लेकिन खर्च उनके परिवार को ही उठाना था। नेताजी को इलाज के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना भेजा गया। साल 1934 में ऑस्ट्रिया में मौजूद नेताजी ने यह फैसला किया कि वो यूरोप में भारतीय छात्रों को देश की आजादी के संघर्ष के लिए एकजुट करेंगे। वहीं पर एक यूरोपीय प्रकाशक ने नेताजी को एक किताब लिखने का जिम्मा दिया। द इंडियन स्ट्रगल नाम की किताब लिखने के लिए उनको एक सहयोगी की जरूरत थी, आवश्यकता थी, जिसे अंग्रेजी भाषा के साथ साथ टाइपिंग भी आता हो। इस काम के लिए नेताजी के एक मित्र ने 2 लोगों का नाम सुझाया। नेताजी ने पहले सबसे बेहतर उम्मीदवार को बुलाया, लेकिन वो कसौटी पर खड़ा नहीं उतरा। इसके बाद दूसरा कैंडिडेट आया। ये 23 साल की एक ऑस्ट्रियाई युवती थी, जिसका नाम एमिली शैंकल था। नेताजी को पहली नजर में एमिली में कुछ खास दिखा। उन्होंने एमिली के साथ किताब का काम शुरू कर दिया। नेताजी की बायोग्राफी लिखने वाले सुगाता बोस अपनी किताब हिज मैजेस्टी ओपोनेंट में लिखते हैं, एमिली से मिलने के बाद नेताजी के जीवन में नाटकीय बदलाव आया। पहले भी उनको शादी और प्रेम के कई प्रस्ताव मिले थे, लेकिन उन प्रस्तावों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एमिली और नेताजी के प्रेम संबंधों में पहल नेताजी की ओर से की गई थी। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते मधुर होते चले गए। हालांकि एमिली के पिता को किसी भारतीय के साथ अपनी बेटी का रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन जब वो सुभाष बाबू से मिले तो उनकी प्रतिभा और व्यक्तित्व से वो खासे प्रभावित हुए। कैथोलिक परिवार में जन्मी एमिली शैंकल नेताजी से उम्र में 13 बरस छोटी थी, लेकिन 1936 तक ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया में रहने के दौरान सुभाष बाबू के साथ उनके रिश्ते इतने प्रगाढ़ हो चुके थे कि दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। रुद्रांशु मुखर्जी अपनी किताब नेहरू एंड बोस पैरेलल लाइव्स में लिखते हैं, सुभाष बाबू और एमिली ने पहले ही मान लिया था कि दोनों का रिश्ता सबसे अलग और मुश्किल रहने वाला है। दोनों ने एक दूसरे को लिखे पत्रों में जो संबोधन दिए हैं, उनसे भी इस बात का खुलासा होता है। एमिली अपने खतों में नेताजी को मिस्टर बोस लिखती रहीं, जबकि नेताजी उन्हें मिस शैंकल या पर्ल शैंकल के नाम से संबोधित करते थे। दरअसल आजादी की लड़ाई के दौरान नेताजी को पहचान छिपाकर रहना पड़ता था। फिर सैनिक संघर्ष के लिए उनको कई यूरोपीय देशों से मदद मांगने के लिए भागदौड़ भी करनी थी। इसलिए नेताजी ने अपने प्यार भरे रिश्ते को लेकर सावधानी बरती होगी। रुद्रांशु मुखर्जी ने किताब में
ये भी संभावना जताई है कि सुभाष चंद्र बोस अपने रिश्ते का असर अपनी राजनीति पर नहीं पड़ने देना चाहते होंगे, क्योंकि किसी विदेशी महिला से विवाह संबंधों का सीधा असर उनकी छवि पर पड़ सकता था। शायद इसलिए दोनों ने शादी के बाद भी अपने रिश्ते को गोपनीय रखना ही उचित समझा। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कृष्णा बोस बताती हैं, नेताजी और एमिली की शादी 26 दिसंबर 1937 को ऑस्ट्रिया के बाद गास्तीन में हुई। ये एमिली का 27वां जन्मदिन था। इस शादी की गोपनीयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बादगास्तान में नेताजी से मिलने उनके भतीजे अमिये बोस पहुंचे थे, पर एमिली उनको नेताजी की सहायक भर लगी। 29 नवंबर 1942 को नेताजी और एमिली की एक बेटी भी हुई, जिसका नाम अनीता रखा गया। दिसंबर 1942 में नेताजी अपनी बेटी को देखने के लिए वियना गए थे। इसके बाद भाई शरद चंद्र बोस को बंगला में लिखे एक खत में पत्नी एमिली और बेटी के बारे में जानकारी भी दी थी। इसके बाद नेताजी और आज़ादी के मिशन पर निकल गए और कभी दोबारा बेटी और पत्नी के पास नहीं लौटे। उनकी यादों के सहारे एमिली 1996 तक जीवित रहीं। उन्होंने एक छोटे से तार घर में काम किया और अपनी बेटी अनीता बोस का पालन पोषण कर जर्मनी का मशहूर अर्थशास्त्री उसे बनाया। इस दौरान उन्होंने नेताजी के परिवार से कभी किसी तरह की मदद नहीं ली और ना ही दुनिया को अपने रिश्ते की भनक लगी। इस तरह नेताजी और एमिली की गुमनाम लव स्टोरी इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गई, जिसे बेहद कम लोग ही जानते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें TV9 भारतवर्ष के साथ।